स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था व्यक्तित्व में आज हम लोग जानेंगे व्यक्तित्व एवं वंशानुक्रम, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। और ये चैप्टर हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है और इसके कुछ पॉइंट है उनको नोट करते चलना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व एवं वंशानुक्रम क्या है? शिशु गर्भावस्था में ही अपने वंशजों के मानसिक गुण और शारीरिक गठन प्राप्त कर जन्म लेता है। वही गुण बड़े होने पर उनके व्यक्तित्व के कारण बन जाते हैं। विद्वानों के अगर हम मतानुसार कहें तो शारीरिक रचना, स्नायु मंडल और आपकी ग्रंथियों की रचना वगैरह ये सब है क्या है, आपके वंशानुक्रम के कारक हैं। अब कौन कौन से इनको हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला है आपका शारीरिक रचना। व्यक्ति के व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसकी शारीरिक रचना होती है, जिसे व्यक्ति वंशानुक्रम से प्राप्त करता है। शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, नाटापन, अंगों की आकृति, रूप, रंग वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों के आधार पर निर्धारित होता है। आपने देखा होगा आपके घर में आपके भाई बहन या फिर आप खुद आपके परिवार में किसी न किसी से मेल खाते होंगे। हाइट में, अपनी आदत में, किसी की आँखों में, किसी के फिंगर होगी, किसी के पैर होंगे, किसी के बोलने का तरीका होगा, ठीक है, किसी के अंगों की आकृति होगी या फिर किसी का रंग होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या हमारी वंशानुक्रम होती हैं, जाने की ये हमें जीन्स के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो सामाजिक पर्यावरण में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य आ जाता है, लेकिन मूल रूप में शरीर की रचना जो होती है वो आपके वंशानुक्रम की तरफ ही होती है। स्नायु मंडल क्या होता है? शिशु का स्नायु मंडल उसके शारीरिक व मानसिक विकास का सबसे अधिक प्रभावित करता है। जिस शिशु का स्नायु मंडल जितना अधिक सुव्यवस्थित रूप से बड़े होकर विकसित होगा, उसके व्यक्तित्व का विकास भी उतने ही उचित रूप से आपका ढंग में होगा। स्नायु मंडल के उचित रूप में विकसित ना होने पर व्यक्तित्व का विकास भली भांति नहीं हो पाता। मूल प्रवृत्तियां और प्रेरक क्या होते हैं? बालक माँ के गर्भ से ही कुछ मूल प्रवृत्तियां और प्रेरक लेकर पैदा होता है। मनुष्य का व्यवहार भी इन्हीं मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसे कि आपका है मूल प्रवृत्तियाँ, यानी कि स्वभाव। तभी कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तब कहते हैं कि भाई खुश रहो। क्यों? अगर आप टेंशन लोगे या आप जब उससे ज़्यादा सोचोगे या परेशान होगे तो उसकी जो गुण है वो बच्चे के अंदर भी जा रहे हैं, बच्चा उसको सीख रहा है। ठीक है, तो मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो उन्हीं मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है और सामाजिक परिवेश में इन मूल प्रवृत्तियों में उसी सीमा तक प्रभाव पड़ता है जिस सीमा तक उसके वंशानुक्रम के अनुसार उसे अनुभूति होती है। अब ग्रंथियों की रचना क्या होती है कि मानव शरीर में अनेक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो एक प्रकार का स्त्राव करती हैं। ये ग्रंथियां भी मनुष्य अपने वंश से ही प्राप्त करता है। ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? सबसे पहले एक होती है आपकी नलिका युक्त ग्रंथि और दूसरा नलिका विहीन ग्रंथि। ठीक है, अब नलिका युक्त ग्रंथि क्या होती है? इन ग्रंथियों में एक प्रकार का स्त्राव होता है जो नलिकाओं द्वारा विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है, जैसे कि पाचन संस्थान। जैसे कि अगर जब हम कुछ खाते हैं तो हमारी जो नलिकाएं हैं वो एक हमारे भोजन को दूसरी नलिकाओं में पहुंचाती हैं। ठीक है, यकृत है हमारा, अलोम है, प्लिया है, ये ग्रंथियां बहने वाले स्त्राव को एक नलिका के द्वारा संबंधित अंगों तक पहुंचाने में व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाती है। ठीक, अब नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती हैं? नलिका विहीन ग्रंथियों का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। वे अपने स्त्राव के बिना किसी नलिका की सहायता से सीधे रक्त में पहुंचा देती हैं। इन स्त्राव को हम क्या कहते हैं? इन स्त्राव को कहते हैं हम हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, ये जो नलिका युक्त ग्रंथियां और नलिका विहीन ग्रंथियां। ठीक है, इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी लाइन है ये वाली चीज है आपकी। ये ग्रंथियां क्रमशः गल ग्रंथि और आपका पिट्यूटरी ग्रंथि और आपकी अधिवृक्क ग्रंथि तथा जनन ग्रंथि, इन सबका संबंध जो है व्यक्ति के विकास में पड़ता है, व्यक्तित्व के विकास में पड़ता है। इसका संक्षिप्त वर्णन अब हम जानते हैं क्या है ये ग्रंथियाँ। ठीक है, चलिए इनकी डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आपकी गल ग्रंथि। गल ग्रंथि क्या है? ये ग्रंथि गले के मूल तथा सामने की ओर स्थित होती है और इसके उचित क्रियाशील होने की स्थिति में बुद्धि का विकास, शारीरिक विकास उचित स्वाभाविक गति से होता है। यदि ग्रंथि क्रियाशील नहीं होती है तो बुद्धि का विकास जो होता है वो भली प्रकार से नहीं होता। व्यक्ति कैसा होता है? बौना हो जाता है, कुरूप हो जाता है, मंद बुद्धि वाला हो जाता है, चेहरे की आकृति विकृति से हो जाती है
और अधिक स्राव होने से शरीर की लंबाई तीव्रता से बढ़ने लगती है, जिससे बालक में तनाव, अशांति, चिड़चिड़ापन, अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, जो व्यक्ति के विकास में क्या होती है, बाधक हो जाती है। अब आपकी अवकल ग्रंथि क्या होती है? अवकल ग्रंथि वे होती है कि इस ग्रंथि में जो होता है निकट, आपकी गल ग्रंथि के ये निकट से ही स्थित होती है, यानी कि गल ग्रंथि के पास में ही ये होती है। इसकी आवश्यकता से अधिक क्रियाशील रहने पर, अगर व्यक्ति मान लीजिए जो क्रियाशील होती है वो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक ये क्रियाशील है तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, मंद एवं शांत स्वभाव वाला होगा, और आवश्यकता से कम क्रियाशील होने पर ये उत्तेजित सा होता है। तो जाने कि इस ग्रंथि का मिनिमम, यानी कि सामान्य रहना जरूरी होता है। अब सबसे मेन आपकी ग्रंथि है पिट्यूटरी। अब ये क्या है? इस ग्रंथि को पोष ग्रंथि भी कहते हैं, इसको याद रखना है। इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? पोष ग्रंथि भी कहते हैं, और ये मस्तिष्क में स्थित रहती है। अब इसका कार्य क्या होता है कि सभी नलिका विहीन ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, यानी कि जितनी भी नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, जो ग्रंथियां हार्मोन्स बनाती हैं, जो ग्रंथियां हार्मोन्स जो उत्पन्न करती हैं, उन ग्रंथियों को ये नियंत्रित करती है। और बालक के विकास की अवस्था में इस ग्रंथि के निष्क्रिय हो जाने पर, अगर बच्चे का विकास हो रहा है और ये ग्रंथि निष्क्रिय, यानी कि अगर अपना काम सही से नहीं कर रही है, तो बालक के शरीर का विकास क्या हो जाएगा, बालक के शरीर का विकास रुक जाता है और व्यक्ति बौना रह जाता है। तो बुद्धि जो है निम्न स्तर की और शारीरिक गठन कुरूप और प्रवृत्ति से आक्रामक हो जाता है। अब आपका अग्नाशय क्या है? इस ग्रंथि की सर्वकिवी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। किसको? अग्नाशय को। अग्नाशय को किससे जानते हैं? सर्वक्रीवी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और इसकी कमी से मानसिक शक्ति जो है क्षीण हो जाती है। अगर अग्नाशय की जो ग्रंथि है, अगर इसकी कमी है, ठीक है, इसकी कमी है तो क्या होगी, जो हमारी जो मानसिक शक्ति होगी वो क्षीण जाने की, कम हो जाएगी, ठीक है। ये ग्रंथि जो है बालक के भाव को प्रभावित करती है। भाव को मतलब बालक जो है अगर ये कम है तो बालक डरपोक तथा चिड़चिड़ा हो जाता है, और स्वभाव में इसके क्या होती है, शंका बनी रहती है। फिर आपकी अधिविरक्त ग्रंथि क्या होती है? अधिविरक्त ग्रंथि जो होती है आपकी, इसका जो प्रभाव पड़ता है वो व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है इसके अतिरिक्त स्त्राव से बालक एवं बालिका में पुरुषत्व एवं स्त्रियों के चित्त गुण शीघ्रता से प्रकट होने लगते हैं, यानी कि समय से पहले ही बच्चा जो है बड़ा दिखने लगता है, या फिर जो लड़कियां हैं वो समय से पहले ही बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ग्रंथि दो भागों में विभक्त होती है। कौन सी? सबसे पहली आपकी ब्राह भाग और दूसरा आपका आंतरिक भाग। ब्राह भाग में आवश्यकता से कम सक्रिय होने पर, अगर ये आवश्यकता है उस हिसाब से कम एक्टिव है, तो व्यक्ति क्या होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, उदास हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, और उसकी परिस्थितियों के साथ समायोजन करने में कठिनाई आएगी। इस ग्रंथि के आंतरिक भाग में, यानी कि अंदर से अगर ये ग्रंथि जो है कम क्रियाशील है, तो होने पर बालक क्या होगा, संवेगात्मक रूप से दुर्बल हो जाएगा। संवेगात्मक जो उसके जो संवेग होंगे उसमें वो वीक हो जाएगा, वह परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं कर पाएगा। मान लीजिए उसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति, कोई समस्या आएगी तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, उसका सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे सही गलत उसको समझने की कोई भी आपकी जो है उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो क्रियाशील रहने पर शीघ्र ही उत्तेजित और अवस्था में आ जाएगा। फिर आपका प्रजनन ग्रंथि। प्रजनन ग्रंथि क्या होती है? ये ग्रंथियां प्रजनन से संबंधित होती हैं। इसके उचित रूप से क्या होगा, स्त्रायित्व होने पर यौन संबंधी रुचियों के विकास में सहायता मिलती है। यहाँ पर वुडवर्ड कहते हैं कि पुरुष हार्मोन्स पुरुषत्व की दशा में और स्त्री हार्मोन्स स्त्रीत्व की दशा में विकास करते हैं, और यही ग्रंथियां किशोर अवस्था से विकसित होने लगती हैं। तो ये बालक और बालिकाओं में युवावस्था के अंग के अनुरूप युवावस्था के लक्षण विकसित होने लगते हैं। जैसे कि प्रजनन ग्रंथि का विकास होता है, उसी समय पे जो है बालक और बालिकाओं में जो है युवावस्था के लक्षण जो है विकसित होने लगते हैं। बालिकाओं में मासिक धर्म आरंभ हो जाता है, और आपके बालकों में दाढ़ी मूछ निकल आती है तथा आवाज में भारीपन आ जाता है। यौन ग्रंथियों के हार्मोन्स के अभाव में व्यक्ति स्त्री पुरुष के मुख्य लक्षणों से रहित तटस्थ नमूने के रूप में विकसित होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो हमारा जैसा व्यक्तित्व है उसका हमारे वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सारे बच्चे, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट इसमें जो ग्रंथियाँ बताई हैं, कौन सी ग्रंथि कहाँ पे उपस्थित होती है और कौन सी ग्रंथि का कम या ज़्यादा होने पर क्या लाभ और क्या हानि होती है, और किस राइटर ने क्या कहा है, इन सारी चीज़ों को आप लोग अंडरलाइन करेंगे और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके उसको लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।